आपका नाम बिरजू गोपाल है? हाँ, ओनली बिरजू सर। बिरजू गोपाल मेरे पिताजी का नाम है। ओके। सो बिरजू, बातचीत शुरू करें? जी सर। ठीक है बिरजू, तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम चौधरी बिरजू गोपाल है। मैं राजस्थान के सीकर ज़िले का निवासी हूँ। मैंने अपनी कक्षा 10वीं तक की पढ़ाई महाराष्ट्र के सांगली ज़िले से की है। उसके पश्चात सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर से कंप्लीट की। और सर मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स के अंदर पॉलिटिकल साइंस में मैंने अपनी कंप्लीट किया। और सर पिछले 5 महीनों से मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज इंस्पेक्टर कार्य कर रहा हूँ। अभी आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं? जी सर। 5 महीनों से। तो आपकी कोई ट्रेनिंग होती है या आपको सीधा इंडक्ट कर लिया जाता है और आप काम शुरू कर देते हैं? सर अभी ट्रेनिंग हुई नहीं है, लेकिन 8 जनवरी से स्टार्ट होगी ट्रेनिंग। 3 महीने का एक कोर्स होगा। तो फिलहाल आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं? आपको कहाँ पोस्ट किया गया है? क्या रिपोर्टिंग करनी है आपको? सर अभी मैं वार्ड में नियुक्त हुआ हूँ। जैसे सबसे ऊपर होता है कि पीसीआईटी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते हैं, उनसे नीचे रेंज जिसको एडिशनल कमिश्नर हेड करते हैं, और उनसे नीचे सर सर्कल या वार्ड। तो अभी वार्ड यानी जो आईटीओ हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर, वो मेरी रिपोर्टिंग अथॉरिटी है। ओके। तो कैसी लग रही है आपको नौकरी अब तक? सर ओवरऑल गुड, बट 5 महीने के एक्सपीरियंस के बिहाफ पर सर ज़्यादा नहीं अभी धीरे धीरे आप ओपिनियन फॉर्म करेंगे। तो क्या यही वजह है कि आपने लेकिन अपने तो डायरेक्ट टैक्सेस को तीसरे नंबर पे दिया है? जी सर। इनडायरेक्ट को पहले दूसरे नंबर। यस। ऐसा क्यों किया? जब आप इनकम टैक्स में हैं, अपने ही डिपार्टमेंट में हैं, उसके बारे में जान रहे हैं। जी सर। फिर आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को ज़्यादा महत्व क्यों दिया डायरेक्ट टैक्सेस से? सर मेनली जो जॉब प्रोफाइल है और उसके अंदर जो डाइवर्सिटी है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर डायरेक्ट टैक्सेस के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा है सर। अगर डाइवर्सिटी आपका क्राइटेरिया होती तो फिर आप पुलिस सर्विस, फॉरेन सर्विस जैसी बहुत डाइवर्स किस्म की नौकरियों को बाद में क्यों रखते? जी सर, लेकिन टैक्सेशन में भी सर एक इंटरेस्ट है, इसलिए सर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स में सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस रहेगी। मुझे बताइए कि आपके डिपार्टमेंट ने पिछले कुछ सालों में फेसलेस असेसमेंट जैसी चीज़ शुरू की है। जी सर। बहुत सारे लोग उसे लेकर प्रसन्न हैं जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की जनरल बातचीत करते हैं, लेकिन प्रशासन में शामिल लोग उससे थोड़ा सा परेशान भी दिखाई देते हैं। क्या है ये फेसलेस असेसमेंट और इसका क्या महत्व है? सर फेसलेस असेसमेंट बेसिकली डायरेक्ट टैक्सेशन जो सिस्टम है उसके अंदर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म था। इसके अंतर्गत जो असेसमेंट की प्रक्रिया है, यानी कि जो भी इनकम असेसमेंट की जाती है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, उसको फेसलेस बना दिया गया है और ह्यूमन इंटरफेस को मिनिमाइज या हम कहें कि ऑलमोस्ट नील कर दिया गया है। और इसके चलते सर जो पहले स्कोप होता था कि करप्शन या फिर जीरो एडिशन कर दिए जाते थे, या फिर जो भी गवर्नमेंट एक्सचेकर, पब्लिक एक्सचेकर को जो नुकसान होता था उसको मिनिमाइज कर दिया है, और एंटायर प्रोसेस को एक ट्रांसपेरेंट और सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से कंट्रोल किया जाता है। मुझे बताइए कि जब हमारे पास सारी इनकम टैक्स रिटर्न्स ऑनलाइन है, जी सर, सिस्टमिक है, और हमारे पास शानदार एआई है, जी सर, फिर इनकम टैक्स ऑफिसर्स और असेसमेंट ऑफिसर्स की क्यों ज़रूरत है? बिना मतलब क्यों हम लोगों ने अपने काम का इतना बोझ बढ़ा रखा है? ये सारे काम तो मैकेनिकल काम है। ये सारे काम तो बड़ी आसानी से एआई, अगर पुराने डाटा और नए डाटा को देख लिया जाए तो उसके आधार पर 99% कर ही सकता है। फिर ये अधिकारी क्यों बोझ बनाने के लिए उसी अनुपात में अभी भी बनाए रखें? नहीं सर, एआई बेसिकली अभी डेवलपिंग स्टेज पर है, और हम ऐसा नहीं कह सकते कि एआई फुल प्रूफ सिस्टम है या उस पर कम्प्लीटली रिलाई नहीं किया जा सकता। सेकेंडली सर, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर ह्यूमन डिस्क्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, और इसके लिए एक प्रॉपर जो चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, एक प्रॉपर चेन ऑफ अथॉरिटी है, उसको फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए सर मैं मानता हूँ कि एआई कैन नॉट रिप्लेस द असेसिंग ऑफिसर्स। ओके। आपने क्या ऑप्शनल रखा अपना? सर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। जब हम टैक्सेशन की बात करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो रही थी, जीएसटी काउंसिल बनाया गया। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जीएसटी काउंसिल इज़ फॉर्जरी टू फेडरलिज्म। जो राज्यों के पास जो
इख्तियार थे, अपने रेवेन्यूज़ को मैनूवर करने की तो गुंजाइश थी, वो जीएसटी के बाद छिन गई। अब राज्य जो हैं एक ग्लोरीफाइड म्यूनिसिपैलिटी से ज़्यादा रेवेन्यू के मामले में नहीं रह गए। उनके पास मैनूवर करने के लिए स्पेस नहीं है कि कहीं से और एडिशनल रेवेन्यू ले आएँ, कम ले आएँ, टैक्स बढ़ा दें, कम कर दें, ये सब उनके हाथ से छिन गया है। डू यू एग्री? सर जीएसटी मेरे हिसाब से लाने के पीछे मेन रीज़न ये था कि जो मल्टीपल नंबर ऑफ टैक्सेस होते थे वो कहीं ना कहीं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहे थे नेगेटिव वे में। तो इसलिए ज़रूरी था कि इन टैक्सेस को कम किया जा सके, सेंट्रलाइज किया जा सके। तो जीएसटी एक ज़रूरी रिफॉर्म था। इन वन वे सर हम कह सकते हैं कि जो टैक्सेशन पावर्स हैं स्टेट्स की उनको इम्पैक्ट किया है इसने। बट ऑन द अदर साइड अगर जीएसटी काउंसिल का सर कंपोजिशन देखा जाए तो जो स्टेट्स हैं उनको भी अपनी बात रखने का एक मौका मिलता है। और निश्चित रूप से अगर वोटिंग पैटर्न को देखें तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मोर से। बट अगेन जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे अल्कोहल या फिर पेट्रोल, इनको अभी भी जीएसटी के दायरे से दूर रखा गया है। और मेरे हिसाब से सर अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर देखेंगे तो जीएसटी स्टेट्स के लिए भी एक अच्छे रेवेन्यू का सोर्स रहेगा, मतलब उसमें एक अच्छा शेयर स्टेट्स का भी रहेगा। जीएसटी एक एग्जाम्पल है, बट पिछले 75 सालों में हम लगातार देखते हैं कि पहले से ही पावरफुल था सेंटर हमारे फेडरलिज्म। जी सर। लेकिन इंक्रीजिंगली वो और ज़्यादा पावर उसने इकट्ठी की है और स्टेट्स पहले ही वीकर थे इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी, राज्य व्यवस्था के तौर पर, वो और कमज़ोर किए गए। आपको नहीं लगता कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारी पॉलिटी ने सेंट्रिस्ट टेंडेंसीज दिखाई हैं? सर इसके पीछे कुछ अगर हम ओवरऑल एक क्रोनोलॉजी को अगर देखें तो सर कुछ मिलिटेंट ट्रेंड्स जो देखे गए और जो सिसेशनिस्ट टेंडेंसीज कुछ एरियाज़ में देखेगी, उसने कहीं ना कहीं जो डिसीजन मेकिंग है उसको इम्पैक्ट किया है। और डिसीजन मेकिंग को सर नॉट ओनली इन पॉलिटिकल स्फीयर बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्फीयर में भी इम्पैक्ट किया, लेजिस्लेटिव स्फीयर में भी और फाइनेंशियल स्फीयर में भी। तो सर आई थिंक वो एक रीज़न रहे कि सेंट्रलाइज्ड होता गया सिस्टम। होता गया। थैंक यू सर। Mr. Birju, जी सर। I'm glad you are very young and you have made it in the second attempt. Thank you, sir. To the interview. बहुत अच्छा ये मौका है, आप इतना दूर आ गए, बहुत लोग तो नहीं आ पाते। तो थोड़ा आप मुझे बताएंगे कि आपने फॉरेन सर्विस को दिया है नंबर 5 पे, IAS इनकम टैक्स सर आई थिंक हैं, नंबर 4 है। नंबर 4 है। हाँ, एक सेकंड मैं जल्दी से देख ही लेता हूँ। नंबर 4 ओके, या यू आर राइट, एब्सोल्युटली। तो आप अंग्रेजी में प्रोफिशिएंट तो लगते हैं क्योंकि एग्ज़ाम तो आपने सब दिया है अंग्रेजी में ही। जी सर, मेंस इंग्लिश में। हाँ, मेंस में। और पोल साइंस आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन है फॉर द फॉरेन सर्विस। जनरली बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं आजकल इंटरनेशनल ट्रेंड वाइज। आपको लगता है कि अभी जो 2 वॉर हो रहे हैं वो सुलझ जाएंगे इस साल 2024 में? जो 2 मेजर वॉर चल रहे हैं, आपको मालूम है कहाँ? जी सर। तो क्या आपको लगता है दोनों में से पहले कौन रुकेगा और दूसरा कब रुकेगा? थोड़ा अंदाज़ा बताएं। सर वी कैन जस्ट मेक अ गेस बिकॉज कोई चीज़ सर्टेन नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या रिलेशंस में। बट अगर सर स्पेसिफिकली बात करें रशिया और यूक्रेन वॉर की, तो यूक्रेन को जो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने सपोर्ट दिया है, भले फाइनेंशियली हो, मिलिट्री हो या फिर टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हो, उसको देखते हुए रशिया भी जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि यह वॉर जल्दी से निपट जाएगा, उसके लिए भी यह अपने आप में एक लायबिलिटी बन गई है और कहीं ना कहीं उसे अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करने की भी चिंता है। उस केस में अगर देखा जाए तो सर मुझे लगता है कि अगर जैसे कि अभी आज ही की न्यूज़ है कि जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं वो एक्सचेंज हुए तो और यूएई के द्वारा मीडिएशन किया गया, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और मुझे लगता है कि सर यस, दिस ईयर वी माइट सी द एंड ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। सेकेंडली सर, जहाँ तक बात इसराइल और हमास की है, आई थिंक जब तक वेस्टर्न कंट्रीज़ स्पेशली यूएस उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा या फिर इन स्ट्रॉन्ग टर्म्स अगर वह नहीं उसको कंटेन करने की कोशिश करता है, तो आई थिंक ये एक्सटेंड कर सकता है। और सर रेड सी में जो सिचुएशन अभी देखी जा रही है टेंशन की, स्पेशली आफ्टर हुती रेबिलियंस अटैक, उसके बारे में मुझे लगता है सर सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है और भी। करेक्ट। अभी 2024 बहुत सारे मायनों में बड़ा इम्पोर्टेंट ईयर है। जी सर।
इंडिया के दो जो पड़ोसी देश हैं, यस उन दोनों में इलेक्शंस होने वाले हैं अगले इस महीने, नहीं तो Yes. अगले महीने। कौन सी कंट्री की बात मैं कर रहा हूँ? सर जनवरी 7 को बांग्लादेश एंड फरवरी 8 पाकिस्तान। करेक्ट। तो उसके अलावा भी लोगों ने कंपाइल किया है, एक्सपर्ट्स ने, कि 64 कंट्रीज़ में 2024 में इलेक्शंस हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, यूएस, यस इवन रशिया में भी इलेक्शन है यस मार्च वगैरह में। वो इलेक्शन तो इट्स बेसिकली ओनली फॉर शो। नाउ आप बताएं कि ग्लोबलाइजेशन और डी ग्लोबलाइजेशन दो टर्म यूज़ होते हैं, इन जी दोनों सर। में कोई अंतर है और इंडिया को कौन से वाले को चूज़ करना चाहिए? सर बेसिकली ग्लोबलाइजेशन और डी ग्लोबलाइजेशन को एक साइक्लिक प्रोसेस के तौर पर देखा जाता है। जब 1990s में स्पेशली आफ्टर वॉशिंगटन कंसेंसस हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन को एक नई डायरेक्शन और एक नया मोमेंटम मिला। तो ग्लोबलाइजेशन के चलते सर अलग अलग ओपिनियंस हैं, जैसे प्रोफेसर जगदीश भगवती जी की बात करें और भी काफ़ी एक्सपर्ट्स ने इस पर अपनी राय रखी है। सर कुछ पॉजिटिव्स की अगर बात करें तो जो कंट्रीज ब्रिक्स कंट्रीज हैं स्पेशली, उनको इसके फ़ायदे हुए हैं। इकोनॉमिक टर्म्स में देखें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट। बट इन ब्रिक्स कंट्रीज़ के अलावा अगर सर हम बात करें अफ्रीकन कंट्रीज़ की या फिर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की, वो ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस में कहीं ना कहीं पीछे रह गए। तो डी ग्लोबलाइजेशन की जो मांग उठती है वो मेनली उन क्वार्टर्स में से उठती है जो ग्लोबलाइजेशन के चलते कहीं ना कहीं उनके हित इम्पैक्ट हुए नेगेटिव वे में। तो एक साइक्लिकल प्रोसेस है, बट इन माय ओपिनियन सर ग्लोबलाइजेशन ज़रूरी प्रोसेस है और इंटरनेशनल रिलेशंस की एक सच्चाई है जिसको सभी कंट्रीज़ को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। और ग्लोबलाइजेशन का सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस कंट्री को मिला? कुछ एक कंट्री का नाम बता सकते हैं सर डेवलप्ड वर्ल्ड की बात करें या फिर डेवलपिंग पूरे वर्ल्ड में? आई थिंक सर चाइना। बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट। और डी ग्लोबलाइजेशन कब शुरू हुआ? सर मेनली इट स्टार्टेड आफ्टर 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। डी ग्लोबलाइजेशन में की बात कर रहा हूँ, जब ग्लोबलाइजेशन नहीं, मतलब सप्लाई चेन की प्रॉब्लम हुई, कोविड आया। हाँ सर, कोविड-19 तो ऑल्सो अभी रिसेंट है ये। यस सर। और फिर आपने वो भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुना होगा। जी सर। और उन्होंने अपना निकाला मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट, मागा। तो उसके बाद उन्होंने सप्लाई चेन वगैरह की भी इश्यूज जोड़ी, सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग करी। तो जैसे यूएस में हुआ वैसे ही इंडिया को भी सोचना चाहिए क्या, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मीगा? क्या ख्याल है आपको इस बारे में? सर आई थिंक इंडिया इज़ द मोरल वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। उस कंटेक्स्ट में अगर देखें तो सर इंडिया जो भी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं उनके कंसर्न्स को रेज करता है। अगर हम बात करें कि हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उस कंटेक्स्ट में हम ग्लोबलाइजेशन से दूर नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम सेल्फ रिलायंस पर बढ़ावा दे रहे हैं, ना कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की बात कर रहे हैं। तो उस कंटेक्स्ट में मुझे लगता है कि सर यस वी शुड फोकस अपॉन मेकिंग इंडिया ग्रेट अगेन, बट ओवरऑल सर एक कलेक्टिव ग्रोथ होनी चाहिए फॉर द ग्लोबल साउथ। गुड। आप थोड़ा सा में छोटे में बताएं, इंडिया वर्ड और भारत वर्ड में क्या अंतर है? क्या चीज़ है? ये दो अलग अलग चीज़ हैं, एक ही चीज़ है, क्या है? सर फॉर मी बोथ ऑफ देम आर सेम। एंड अगर संविधान के आर्टिकल 1 की बात करें तो इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो उस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो मैं मानता हूँ कि दोनों ही समान चीज़ें हैं, लेकिन भारत सर एक ऐतिहासिक नाम भी है, एक सभ्यता को भी दर्शाता है और इसी के साथ साथ एक संवैधानिक नाम भी है। लेकिन इंडिया एक सर ऐसा नाम है जो कॉलोनियलिस्ट ने हमें दिया, लेकिन इसके चलते आज इंटरनेशनल फोरम पर हमारी एक पहचान है। लेकिन सर मुझे लगता है एक जो पर्सनल सजेशन है मेरा कि भारत दैट इज़ इंडिया, ऐसा अगर कर देंगे तो ज़्यादा। कहीं भी आप लिखेंगे तो दो उतना लंबा लिखना पड़ेगा। कंट्री के आगे, डेलीगेशन के आगे, कहीं कॉन्फ्रेंस में आप सोचिए सबका एक एक कंट्री है, या तो पूरा लिखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया या ऐसे ऐसे होता है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आप लिखेंगे रिपब्लिक ऑफ भारत दैट इज़ इंडिया, तो वो एक वर्ड आपको कंट्री में किसको चूज़ करना चाहेंगे आप? सर आई वुड प्रेफर भारत। भारत, ओके गुड। आप एक चीज़ और बताएं, सेक्युलर कॉन्सेप्ट का क्या डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू इंडियन थिंकर्स एंड अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न थिंकर्स? सर वेस्टर्न थिंकर्स में अगर बात करें तो जैसे मैकियावेली ने ये पहली बार कंसेप्ट दिया और वहाँ पर हम पाते हैं कि एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, वाटर टाइट कंपार्टमेंट है स्टेट और रिलीजन के बीच में, जैसे अगर बात करें फ्रेंच सेक्युलरिज्म की। लेकिन इंडिया में बात करें तो सर इंडिया का जो मॉडल है, जैसे कि प्रोफेसर राजीव भार्गव जी भी कहते हैं इसके बारे में कि एक प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस मॉडल है,
यानी कि वी आर इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम ईच एंड एवरी रिलीजन, बट अगर देखा जाए तो स्टेट सर रिलीजन के अंदर अगर कुछ ऐसी बुराइयां हैं तो उनको दूर करने के लिए रिलीजन में इन्वॉल्व भी होगा। तो हमारा जो सेपरेशन है वो एक पॉजिटिव सेकुलरिज्म है सर। अच्छा, आप इसको पॉजिटिव सेकुलरिज्म यस सर, गुड के जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल ट्रेंड देखें तो आई डोंट थिंक कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स हिंदू राष्ट्र, बट आई डोंट थिंक सो। ओके, गुड, थैंक यू। बिरजू सॉरी बिरजू, यू हैव रन बोथ, आपने इतिहास और राजनीति शास्त्र दोनों पढ़ा है। जी सर। आप इनके बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं? मैम आई थिंक हिस्ट्री के अंदर सब कुछ शामिल है और राजनीति शास्त्र देखा जाए तो मैम हिस्ट्री के अंदर स्पेशली हम, सॉरी मैम, आई एम अनएबल टू पॉइंट आउट एग्जैक्ट डिफरेंसेस। सो डू यू थिंक दे आर सिमिलर? मैम सिमिलर तो नहीं कह सकते, लेकिन राजनीति शास्त्र में बहुत सारे इतिहास के एलिमेंट्स देखते हैं। इतिहास हमें बताता है कि एक्चुअल में एक स्टेट को कैसे रन किया जाता है, एक्चुअल में सिटीजनशिप का कंसेप्ट कैसे है, फंडामेंटल राइट्स। तो इतिहास के कुछ एलिमेंट्स राजनीति शास्त्र की जो एंटायर स्टडी है और उस सब्जेक्ट को इम्पैक्ट किया है। और राजनीति शास्त्र में जो चीज़ें हमें सीखने को मिली, जैसे कौटिल्य के सिद्धांतों की बात करें तो उन्होंने इतिहास के अंदर उन पर्टिकुलर किंग्स को और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को भी इम्पैक्ट किया है। तो इस वे में कह सकते हैं। आप राजस्थान से आते हैं? जी मैम। तो राजपूताना का जो इतिहास है, राजपूताना का इतिहास की सबसे, अगर आप देखें एंशिएंट और मिडीवल टाइम्स में, तो उसका आपको एक डिफाइनिंग फीचर क्या दिखता है राजनीति के संदर्भ में? मैम डिफाइनिंग फीचर अगर एंशिएंट टाइम में देखें तो गुर्जर प्रतिहाराज, और उसके बाद में जो अरब और टर्क इन्वेडर्स उनको देखा जा सकता है, वो एक डिफाइनिंग मोमेंट ही था। एंड आफ्टर दैट मैम राजपूताना में जो भी रूलर्स रहे, जैसे आमेर या फिर मारवाड़, उनके द्वारा जो मुगल साम्राज्य के साथ संधियां की गई, वो भी अपने आप में एक डिफाइनिंग मोमेंट थी हिस्ट्री के अंदर। तो ये हिस्ट्री की डिफाइनिंग मोमेंट है, या आप इसको राजनीति शास्त्र से जोड़ सकते हैं कि ये एक एम्पायर और रीजन के बीच में किस तरीके से संबंध स्थापित हों, उससे आप जोड़ रहे हैं इसको? मैम बिल्कुल, हिस्ट्री को तो शेप किया ही, और राजनीति शास्त्र में भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली कि बेसिकली जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं, या फिर स्टेट की पावर अगर आप कंटिन्यूसली इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, या फिर आप अपनी सिक्योरिटी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको संधि यानी कि ट्रीटी पर ध्यान देना पड़ जाए। आपने अभी बात की पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की, क्या आप पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को मुगल काल तक खींच सकते हैं पीछे? मैम उन आज के स्टैंडर्ड्स को देखा जाए तो मैम हम पाएंगे कि वो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म शायद ना हो, लेकिन अगर उन टाइम के स्टैंडर्ड्स को अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि कुछ एरियाज थे जहाँ पर हम कह सकते हैं कि सेक्युलरिज्म के कुछ एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैम छत्रपति शिवाजी महाराज या फिर महाराणा प्रताप, इनकी जो पॉलिसीज़ रही उनमें हमने देखा है कि काफ़ी मुस्लिम जो लोग थे वो भी उनके आर्मी में इन्वॉल्व थे। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, हालांकि मैम इसमें काफ़ी डिस्प्यूट्स हैं, तो मुग़ल किंग अकबर की जो पॉलिसीज़ थी उनमें भी कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि एक रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी देखी जा सकती है, जैसे सुलह ए कुल हुआ, या फिर उनके द्वारा जो 1582 आई थिंक इबादत खाने की शुरुआत की गई, तो उन एरियाज़ में अगर देखा जाए तो वो एलिमेंट्स भी देखे जा सकते हैं। अगर आप अकबर और राजपूताना के संबंध को देखें तो ये आपको पॉजिटिव सेक्युलरिज्म नहीं लगता है? मैम उसके पीछे भी अगेन जैसा कि मैंने कहा कुछ डिस्प्यूट्स हैं। ज़्यादातर हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि यस, कि उन्होंने जो मैट्रिमोनियल रिलेशंस एस्टैब्लिश किए वो कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, बट ऑन द अदर साइड कुछ लोग मानते हैं कि वो पॉलिटिकल इक्वेशन के आधार पर वो रिलेशंस एस्टैब्लिश किए गए थे। अभी वो नहीं है? अभी पॉलिटिकल इक्वेशन के हिसाब से सेक्युलरिज्म नहीं होता है? मैम मैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बता रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन पॉजिटिव सेक्युलरिज्म पर ध्यान देता है। कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए पॉजिटिव सेक्युलरिज्म पे ध्यान देता है? बिकॉज ऑफ आवर हिस्ट्री। Because of our history and the relations between people that are existing today? No, yes, ma'am. So in this history when we take it back, अगर हम देख रहे हैं तो उस हिस्ट्री में मुगल भी शामिल हैं, yes. अफगान भी शामिल हैं, छत्रपति शिवाजी भी शामिल हैं। जी मैम। तो हिस्ट्री और राजनीति शास्त्र में इतना झगड़ा क्यों होता है? मैम हो सकता है कि राजनीति शास्त्र में जो कुछ एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, या फिर जो कंसेप्ट हैं, या फिर जो थ्योरीज हैं, वो काफ़ी कहीं ना कहीं हिस्ट्री के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कंट्रोवर्सीज हैं, उनसे मैच नहीं करते हैं। और सब मैम इसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा ज़्यादा। राजपूताना में जेंडर रेशियो क्या है? आपके इलाके में जेंडर, राजस्थान में जेंडर रेशियो क्या है? मैम
स्पेसिफिक प्रिसाइज नहीं पता, आई थिंक 913। विच इज़ तो क्या इसके क्या कारण है, और आप क्या एज एन ऑफिसर आप क्या करेंगे? मैम मेन रीज़न तो पैट्रियार्कल माइंडसेट है और कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी हैं, बट जैसे सती कस्टम वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस। अगर सॉल्यूशंस की बात की जाए मैम, तो कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स हो सकते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म मेजर्स हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो वुमेन एम्पावरमेंट इज़ द ओनली वे, और वुमेन एम्पावरमेंट आई मीन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की अगर बात करें या फिर एजुकेशनल एम्पावरमेंट की बात की जाए एंड हेल्थ इंप्रूवमेंट पर फोकस किया जाना चाहिए। शॉर्ट टर्म मेजर्स या लॉन्ग टर्म मेजर्स भी कह सकते हैं कि ओवरऑल पब्लिक सेंसिटाइजेशन पर ध्यान दिया जा सकता है। जो भी गवर्नमेंट की प्रोग्राम्स हैं, वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, बेसिकली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनका एक इफेक्टिव रोल आउट की ज़रूरत है। But these programs now are with us for a very long time. यस On the ground पे आपको इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है? यस मैम, श्योरली मिल रहा है, बट द प्रोग्रेस इज़ ग्रेजुअल आई थिंक। द प्रोग्रेस इज़ ग्रेजुअल, बट आई डोंट थिंक सो कि कोई भी राजस्थान की इंडिसीज हैं जेंडर पे जो कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं ऑन जेंडर इंडिसीज। आप मैम इस पे क्या आई थिंक लॉन्ग प्रोसेस है। जैसे एजुकेशन के जो आउटकम्स हैं वो टाइम के साथ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो महिलाओं की भागीदारी है, इसके भी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैम, सोसाइटी जब चेंज होती है, सोसाइटी के अंदर कुछ फंडामेंटल चेंजेस आते हैं, तो हो सकता है कि टाइम लग जाए इन चीज़ों में। ये बताइए, आप सीकर से आते हैं, जी सर। तो राजस्थान में इस रीजन को शेखावटी रीजन बोलते हैं शायद, जी तो कितने रीजन है राजस्थान में? सर कल्चरल की बात करें या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स की? कल्चर। सर शेखावटी है, हड़ौती है, मारवाड़, मेवाड़, मेरवाड़ा और आई थिंक वागड़। मेरवाड़ा कौन सा है? मेरवाड़ा अजमेर भीलवाड़ा जो इलाका है। हाँ, और सर जो नॉर्दर्न पार्ट है आई थिंक वागड़ बोला जाता है उसे, आई एम नॉट श्योर। तो इनके कल्चर में कुछ डिफरेंस है, या जो सोशल मिक्स है कुछ अलग अलग है, मान्यताएं कुछ अलग अलग हैं, या सब सेम है, बस केवल नाम दे दिए गए? नहीं सर, आई थिंक हिस्टोरिकल फैक्टर्स ने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कल्चरल एलिमेंट्स एक एरिया के या फिर एक पर्टिकुलर कल्चरल डिविजन्स के दूसरे एरियाज में ट्रांसफ़र हुए हैं। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो लैंग्वेज के अंदर हालांकि थोड़े वेरिएशंस मिलते हैं, लेकिन लैंग्वेज में सिमिलैरिटी है। फेस्टिवल्स, फेयर्स के अंदर भी सिमिलैरिटीज़ हैं। ओवरऑल जो इकोनॉमी है, लोगों का जो डे टू डे लाइफ है, उनके अंदर भी सिमिलैरिटीज़ हैं। बट अगर डिफरेंसेस की बात की जाए तो जो साउथ राजस्थान का पार्ट है या मेवाड़ है, वहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन काफ़ी डोमिनेटेड है और डेमोग्राफी में चेंजेस देखने को मिलते हैं सर। अच्छा, चलो दूसरा ये है कि राजस्थान नाम दिया गया कि राजे लोग रजवाड़े थे वो मिला करके आपकी एक राज्य बनाया गया है। अभी देखिए अब कितना चेंजेस हो रहे हैं। जैसे आप बताओ, एक किसान परिवार से और आप यहाँ बैठे हुए हैं, इट इज़ ए रेवोल्यूशन। यस सर। हैं, पहले कोई सोच नहीं सकता था। तो अब आप नहीं सोचते हैं कि राजस्थान की जगह व्हाट शुड बी दी एप्रोप्रिएट नेम? कभी सोचा है? सर इतना मैंने नहीं सोचा कभी। ठीक है, चलिए थोड़ा इकोनॉमी के बारे में बताइए। जो आपकी राजस्थान की इकोनॉमी में कितना परसेंटेज है? लाइक राजस्थान माना जाता है माइनिंग है, फिर कहते हैं साहब एग्रीकल्चर भी है, फिर कहते हैं साहब टूरिज्म भी है और सर्विसेज भी हैं। तो है क्या एक्चुअली इकोनॉमी, किस पर रेस्ट करती है? सर मेनली एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ एक मेजर रोल प्ले करते हैं। सर्विसेज सेक्टर ओवरऑल, और उसके अंदर अगर बात करें टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट एक एरिया जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, उस एरिया में लैग कर रहे हैं सर। तो कौन से मिनरल हैं ख़ास तौर से जो मिलते हैं? सर मेनली जैसे चांदी, इसके अलावा पाइराइट। रिसेंट ईयर्स में सीकर में, खंडेला में सर यूरेनियम की भी खोज हुई है, सो दैट कैन बी अ रिवॉल्यूशनरी थिंग। इसके अलावा सर लोहे की खदानें भी हैं। लोहे की किधर हैं? सॉरी सर, लोहे की खदानें किधर हैं? सर अलवर साइड में भी हैं एंड अजमेर जयपुर इलाके में भी हैं। कॉपर की भी हैं, कॉपर, यस। पेट्रोलियम भी है, इन खेतड़ी, तो सारे यस सर। ठीक है ना। तो आपका मिनरल रिच है। और मार्बल तो आप भूल गए। ओह सॉरी सर। कितने तरह के मार्बल मिलते हैं वहाँ पे? सर काफ़ी वैरायटी है। जैसे बात करी जाए ग्रेनाइट इन जालोर एंड जोधपुर रीजन, देन सॉरी नॉट इन जोधपुर, राजसमंद। इसके अलावा पिंक मार्बल,
एंड देन बंसी पहाड़पुर पिंक मार्बल कहाँ पर है? राजसमंद और उस एरिया में भी पाया जाता है, और सर भरतपुर इलाके में भी पाया जाता है। रेड पिंक मार्बल। यस सर। और इनके अलावा ग्रीन मार्बल, संगमरमर इन मकराना। सो दीज आर सम ऑफ द वेराइटीज। चलिए, गुड, वेरी गुड। दूसरा, आपने इंटरनेशनल रिलेशंस पे पूछना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। ये हिंदुस्तान के जो रिश्ते हैं पड़ोसियों से, वो कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। जी सर। मानते हो ठीक नहीं चल रहे हैं या ठीक चल रहे हैं? सर देर आर सर्टेन बॉटलनेक्स। तो आपको पाकिस्तान छोड़ दीजिए, चाइना छोड़ दीजिए, बड़ी प्रॉब्लम। बाकी के साथ क्या करना चाहिए? नेपाल है, भूटान है, वो सब अपनी इंडिपेंडेंट स्टैंड ले रहे हैं। आपका मालदीवीज है, आपका श्रीलंका है, बांग्लादेश है, सब इंडिपेंडेंट स्टैंड ले रहे हैं। तो हमको इसमें क्या करना चाहिए कि ये थोड़ा सा जो है, बिकॉज इट इज़, ये जो हमारी इकोनॉमी का पार्ट है सब कॉन्टिनेंट की। जी सर। तो इनके रिश्ते बढ़ें और इकोनॉमी ग्रो करे, जिससे लोगों का भला हो। जी सर। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? सर वी नीड मल्टी डायमेंशनल अप्रोच एंड इशू बेस्ड पार्टनरशिप की ज़रूरत है। पर्टिकुलर कंट्री के साथ कुछ स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं, उन्होंने जो रिलेशंस है, बायलैटरल रिलेशंस को इम्पैक्ट किया है। अगर बात करी जाए नेपाल के साथ तो कुछ इश्यूज़ हैं, बांग्लादेश के साथ वी हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इश्यूज़। तो उस हिसाब से पार्टनरशिप की जाए। एज अ होल अगर कॉमन एरियाज़ देखें तो सर मुझे लगता है जो ट्रेड है, दोनों ही मतलब इंडिया और जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ट्रेड और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट सर सिविलाइजेशनल और कल्चरल लिंकेजेस तो हैं ही, तो उन एरियाज को कहीं ना कहीं लेवरेज किया जा सकता है, जैसे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स। अपार्ट फ्रॉम दैट सर जो गुजरात डॉक्ट्रिन है या फिर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, उनके अकॉर्डिंग चले तो सर इंडिया एज अ मेजर पावर, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग बिग इन रिटर्न फ्रॉम दीज कंट्रीज। हमें डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करवानी चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सर जो भी डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करने का हमने वादा किया है वो टाइमली और रेगुलर होनी चाहिए। तो चाइना कर रहा है। यस सर, दैट इज वेयर वी हैव टू वर्क अपॉन प्रॉब्लम्स। दूसरा, वुमेन के बारे में क्वेश्चन था। जैसे वुमेन है, मैडम ने सही बताया, लेकिन मुझे लगता है एक रीज़न ये, एक कारण ये है कि जो माल नरिशमेंट है, यस, अगर ये ख़त्म हो जाए, लड़कियों को, भाई बच्चा क्या है, बच्चा को उसे खिलाओ, उसका नरिशमेंट होना चाहिए, उसकी एजुकेशन होनी चाहिए, उसमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि सी हैज़ गॉट ए फ्यूचर। तो जब ये सारा हो जाएगा तो उसकी इज्जत होगी। तो 930 के बजाय इट में भी अदर वे राउंड, जैसे केरला में। यस, केरला में क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वहाँ पर औरतें आज़ाद हैं, अपना पढ़ती लिखती, खाती पीती। अब एक 18 साल की लड़की नर्स बनती है, वो सिलीगुड़ी चली जाती है ट्रेन में बैठ के। यस सर, उसको वहाँ से कॉल आई, यहाँ आ जाओ, यहाँ जॉब है, शी गोज। दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है। सो ये क्यों नहीं हो सकता यहाँ पे? इसमें हम कॉपरेट क्यों नहीं कर सकते हैं? बांग्लादेश में आई डोंट नो व्हाट इज जेंडर रेशियो, बट आई थिंक इट विल बी 1:1। यस सर, इन एरियाज में भी हो सकता है, लेकिन जो मेल डोमिनेटेड है वहाँ तकलीफ है। ठीक है, आई थिंक टाइम इज रनिंग आउट। ठीक है विशु, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। Thank you. तो इंटरव्यू अभी समाप्त होता है, अब आप प्रतीक्षा कीजिए, फिर से बुलाते हैं। ओके सर, हैव अ ग्रेट डे। ये तमिल तेलुगु फिल्म सबटाइटल से देखते हैं या देखते हैं? डब्ड मूवीज बेसिकली। डब। क्या लग रहा है आपको अपनी परफॉर्मेंस देख के आज? किन एरियाज में आपने ठीक किया, कहाँ लग रहा है कि थोड़ा और अच्छा करने की जरूरत है? आई थिंक सर जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस रिलेशन में आपने पूछा, वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। सेकेंडली सर आई थिंक कुछ एरियाज हैं जहाँ पर ब्लफिंग भी होती है आंसर्स के अंदर। बाकी हॉबीज़ के रिगार्डिंग एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे अभी जो पिछला इंटरव्यू वहाँ पर सर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वहाँ पर थोड़ा ठीक है। सी बिरजू, आपके साथ पॉजिटिव चीज़ ये है कि आपका खुद को लेकर एक ठीक ठाक विश्लेषण है। ये समझ में आता है कि आपने किन चीज़ों पे कॉन्शियसली काम किया है, दिखाई देता है इंटरव्यू की तरह बातचीत करते हुए कि ये एरियाज हैं आपने कॉन्शियसली काम किया हुआ है। ऑल्सो यूर इन सर्विस, तो वो एक एडिशनल कॉन्फिडेंस उससे भी आता है। तो आप जब बात कर रहे होते हैं तो उसमें एक किस्म की मतलब बिना मतलब की दयनीयता नहीं दिखाई देती, ठीक है ना? ऐसा लगता है कि आप एक आत्मविश्वास के साथ चीज़ों को रख रहे हैं। ऑल्सो पॉजिटिव चीज़ ये है कि कम्युनिकेशन के स्तर पर भी एक तो आप दोनों भाषाओं में सहज हैं और ये जनरली एक स्ट्रेंथ की तरह दिखाई देता है, ठीक है? तो आपको किसी न किसी भाषा में तुरंत अच्छा शब्द मिल जा रहा है,
इस वजह से एक अच्छा फ्लो बन रहा है आपकी बातचीत का। अगर स्पेसिफिक्स की बात करें तो आपका वॉक इन सही है, आपका बैठने का तरीका ठीक है, आपका जो वॉइस लेवल है वो इन जनरल बोथ इन टर्म्स ऑफ स्पीड एज वेल एज वॉल्यूम दोनों में ठीक चल रहा है। हैंड मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, जो कि अच्छी बात है, कोई परेशानी की बात नहीं। हालांकि थोड़ा बहुत हैंड मूवमेंट होगा भी तो कोई नुकसान नहीं है, ठीक है ना। बहुत एनिमेटेड नहीं होना चाहिए। इसी तरह से आपका आई कॉन्टैक्ट भी ठीक है, फ्लो जैसा आई जस्ट मेंशन कि नॉर्मली अच्छा है। तो कम्युनिकेशन पैरामीटर्स पे आप अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ कम्युनिकेशन से ज़्यादा आपका एनालिसिस है, आपका विश्लेषण जो है। जब आपको करने का मौका मिलता है, अनलेस ऑफ कोर्स यू आर कॉन्शियसली ब्लफिंग, वो वाला हिस्सा दिख जाता है। उस हिस्से को अगर हम छोड़ दें तो जब आप विश्लेषण कर रहे होते हैं तो आपके पास सटीक वजहें होती हैं अपने उत्तर को देने की, और वो आप उसे सामने रख पाते हैं, जो कि अच्छी बात है। जब ऑर्गेनिक कन्वर्सेशन चलता है तब भी आपका पार्टिसिपेशन ठीक होता है, आप विनम्रता बनाए रखते हैं। तो ऑन दोज फ्रंट्स यू आर डूइंग वेरी गुड। तो आपको जो भी काम आपसे तब तक करना है उसमें अधिकतर काम आपको ब्रशअप करने का और कंटेंट की दुनिया में करना है, ठीक है ना, क्योंकि वही अकेला एरिया है जिसमें और कुछ एडिशन हो सकता है। कम्युनिकेशन के साथ ये प्रॉब्लम है। आई बीन टीचिंग कम्युनिकेशन फॉर 20 ईयर्स नाउ। कम्युनिकेशन में ये परेशानी होती है कि इफ यू स्टार्ट ओवर डूइंग एनीथिंग तो इट एक्चुअली इज काउंटर प्रोडक्टिव। यस सर। ठीक है ना। तो अपने आपका सहजता बनाए रखना सबसे ज़रूरी है। इस समय आज के कम्युनिकेशन में आप सहज थे, ठीक है। मैं ये नहीं चाह रहा कि आप इसमें और ज़्यादा बहुत काम करने की कोशिश करें। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो आपकी जो सहजता है, आपका जो प्राकृतिक वो है ना, वो प्रभावित होगा और फिर बाद में आपको उसको दोबारा से हैंडल करने में ताकत लगेगी। तो इसलिए जैसे चल रहे हैं कम्युनिकेशन के लेवल पे वैसे चलने दीजिए। हाँ, कंटेंट पे डेफिनेटली काम किया जा सकता है क्योंकि वो अथाह है। वो सच्चाई ये भी है कि वो करने के बाद भी कुछ ना कुछ बचा रह जाएगा। तो वो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि आप ज़्यादा ताकत कम्युनिकेशन की तरफ ना लगाएं, ठीक है ना। इसे नॉर्मल फ्लो में जाने दें। हाँ, एक आध जगह पे कभी कभी पॉजेस थोड़े से इरेटिक तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़े और बेहतर हो सकने वाली स्थिति है, लेकिन बाकी चीज़ें इन जनरल मुझे अच्छी लगी। तो मेरे ख्याल से तो यू आर रेडी, सो डोंट वरी अबाउट इट। जितना प्रिपेयर कर सकते हैं कीजिए। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। नो सर। ठीक है। Can I just add, since you are a student of political science and international relations, जो हमें लगता है कि आप ठीक से पढ़ चुके हैं और उससे रिलेटेड जितनी भी इंटरनेशनल इश्यूज हैं, तो आपके सारे वर्ड्स सिलेक्शन सब बढ़िया है, एवरीथिंग इज़ गुड, फ्लो बहुत अच्छा है। मैं जस्ट एक दो वर्ड एडवाइस करूँगा कि विदेश नीति से मिली जुली, भारत की विदेश नीति से मिली जुली कोई भी सवाल किसी भी तरह का हो, ये दो वर्ड आप ज़रूर छोड़ दीजिए, मतलब जोड़ दीजिए, नॉट छोड़ दीजिए। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हाँ, ये इससे काफ़ी, अब उसका हिंदी में तो मुझे कुछ रणनीतिक स्वायत्तता, अब अंग्रेजी ही कह सकते हैं, वो भी वेल अंडरस्टूड है। और नेशनल इंटरेस्ट में सारी चीज़ें होती हैं, वो भी, ये दोनों को आप अजय कहीं भी आप लगा सकते हैं आँख गूंद के, उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है कि आप ये दोनों चीज़ों को जान रहे हैं, कह रहे हैं। तो मतलब विदेश नीति से रिलेटेड जो भी इश्यूज है, इन्होंने नेबरिंग कंट्रीज़ का पूछा, बहुत अच्छा था आपका आंसर कि जो इकोनॉमिक लिंकेज है उनकी डिपेंडेंस हम बढ़ा दें। दिस इज़ पार्ट ऑफ द लार्जर साउथ एशियन कॉन्टिनेंट जहाँ पे दे विल फील विच इज़ हैपनिंग एक्चुअली। नेपाल से 10,000 मेगावाट हम खरीद रहे हैं, बांग्लादेश इज़ नाउ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ बात चल रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। एक्सेप्ट पाकिस्तान देयर आर इश्यूज एंड चाइना, तो वो उसका एक अलग है, आपने तो पढ़ा ही होगा। क्वाड एक कॉन्सेप्ट है जो चाइना को टैकल करने के लिए लिया जा रहा है। यूएस के साथ हमारी साठगांठ बढ़ती जा रही है। मतलब काफ़ी तरीके हैं जिस तरीके से चाइना को भी संभालने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा उसमें आप खुद भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये सवाल उठ सकता है क्योंकि आप स्टूडेंट हैं पॉलिटिकल साइंस एंड, और आपने फॉरेन सर्विस भी दे रखा है, तो कोई ना कोई किसी तरीके से पूछ सकता है। बट यू आर एक्सीलेंट। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।